ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। आजमगढ़ में चुनावी मंच पर समाजवादी पार्टी को मयंक जोशी ने ज्वाइन किया है और अखिलेश यादव ने मयंक जोशी का हाथ उठाकर सभी के सामने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी जब लखनऊ में विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी। उसी दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उनकी मुलाकात मयंक जोशी के साथ हुई है और इसके साथ ही तमाम तरह की बातें इस ट्वीट के बाद ही शुरू हो चुकी थी। कयास ये लगाई जा रहे थे कि अखिलेश यादव को इस बात की चिंता है कि इस बार लखनऊ कैंट और इसके आसपास की जो सीटें हैं इस बार भी हो सकता है कि सपा के हाथ से निकल जाएं। यही वजह है कि उन्हें मयंक जोशी की जरूरत पड़ रही है। तो वहीं एक पक्ष ऐसा था तो लगातार ये कहता रहा कि टिकट नहीं मिलने से नाराज मयंक जोशी ने इस तरीके से सपा का दामन थामने के लिए आगे कदम बढ़ाया और इसके साथ ही आज की महत्वपूर्ण तस्वीरें जब आजमगढ़ में खुद अखिलेश यादव ने और उनके साथ में मयंक जोशी वहां पर नजर आए और सभी के सामने समाजवादी पार्टी का दामन यहां पर मयंक जोशी ने थाम लिया है और ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए 7वें चरण के लिए भी खास तौर पर बड़ा झटका और साथ में लखनऊ कैंट सीट पर भी बड़ा झटका। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी और लगातार लंबे समय से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे लखनऊ कैंट सीट पर, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। खुद उनकी मांग भी लगातार इसको लेकर खुले तौर पर यह कहती नजर आई कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ेगी और उनके बेटे को हक मिलना चाहिए। मयंक जोशी ने यहां पर काम किया है और उन्हें यहां पर बीजेपी को टिकट देना चाहिए। लेकिन आज ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए। आजमगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव मयंक जोशी का हाथ उठाकर लोगों के सामने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी में उन्हें शामिल करते नजर आए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आजमगढ़ से। वो तमाम तरह की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। 7वां चरण है लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अब आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जिससे जनता उनकी ओर जा सके। चुनावी चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर सेनाएं आकर खड़ी हो चुकी हैं और चंद घंटे के बाद प्रचार भी रुक जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के आखिरी रण की लड़ाई अब नमक पर आ चुकी है। नमक का कर्ज चुकाने की बात की जा रही है। नमक के बाद अब घी देने की बात हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पूरे मामले को करेंगे हम चर्चा। सज गया 7वें चरण का रण। आखिरी रण में किसके साथ है जनता? कितने बदल गए जमीनी समीकरण? बदले समीकरण ने उड़ाई नेताओं की नींद। जी हां, 7वें चरण का रण और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गजों की जमीनी समीकरण ने नींद उड़ा दी है चेहरे की रौनक, क्योंकि ये 7वां चरण है और आखिरी भी। ऐसे में कोई भी दल किसी तरह की कमी छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि इस आखिरी चरण के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर गए, जहां बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी चरण में उतरकर विरोधियों की सांसें अटका दी हैं। लेकिन खुद पीएम मोदी अब नमक का कर्ज चुकाने की बात कह रहे हैं। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां, मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं ये नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। अब नमक पर पीएम मोदी ने अपना रुख बदला तो विरोधियों ने भी अपना रुख बदलते हुए बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी। सियासी पंडित मान रहे हैं कि मोदी अपने नमक के बयान को लेकर दबाव में हैं और यही वजह है कि नमक पर रुख बदलने को मजबूर हुए हैं। अखिलेश यादव भी अपना रुख बदलकर बीजेपी पर वार कर रहे हैं और जनता को साधने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने नमक की बात की तो अखिलेश यादव मुफ्त राशन पर बड़ा दांव भी खेल रहे हैं। तो अखिलेश यादव मुफ्त राशन पर बड़ा दांव भी खेल रहे हैं और राशन के साथ साथ घी देने तक की बात कह रहे हैं। किस भरोसे पे जनता को राशन बांटोगे? इसलिए हम अपने गरीब सभी लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। आप समाजवादी सरकार बनाइए और 5 साल राशन पाइए। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे।
न केवल राशन देंगे, राशन के साथ साथ 1 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा, 1 किलो मिल्क पाउडर दिया जाएगा और हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो तो 1 किलो घी भी सरकार की तरफ से फ्री दिया जाएगा। अखिलेश यादव अब राशन के सहारे जनता को साध रहे हैं, लेकिन सियासी पंडितों का दावा है कि अखिलेश यादव मुफ्त राशन जैसी योजनाओं की वजह से दबाव में हैं। बीजेपी पर दबाव की एक बड़ी वजह सुभाषपा से समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी माना जा रहा है। सियासी पंडितों का दावा है कि 2017 में सुभाषपा और बीजेपी के गठबंधन की वजह से भारी संख्या में राज्यभर मतदाताओं का वोट बीजेपी को मिल गया था, लेकिन इस बार सुभाषपा सपा के साथ है और ये बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा रही है। इन सब के बीच प्रियंका गांधी और मायावती भी अपने अपने बयानों से जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। वह श्री अखिलेश यादव का दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदि के प्रति इनका ऐसा है ये असली प्रेम तथा इनका ये ऐसा है समाजवाद जिन्हें मद्देनजर रखते हुए अब इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में ऐसी समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना है। इतना ही नहीं बल्कि मैं इन मामलों को लेकर, इन सभी मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में सपा के साथ साथ बीजेपी को भी हमें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। आज आपके सामने नेता आकर कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति का मकसद होना चाहिए कि इन समस्याओं का हल कैसे हो, आपकी सेवा होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हर नेता का, हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, सेवा। तो जो आपकी सेवा करता हो, जो ईमानदारी से आपके लिए काम करता हो, जो आपके सामने सच्चाई पेश करता हो, उसी का समर्थन करिए। मैं जानती हूं कि आप जागरूक हैं। आप इस चुनाव में सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट देंगे। इसी के साथ मैं राहुल जी को मंच पर बुलाती हूं कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आखिरी पड़ाव पर जनता को साधने में जुटे नेता कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जमीन पर बदल रहे समीकरण से हर राजनीतिक दल थोड़ा बहुत परेशान जरूर है, क्योंकि 7वें चरण के इस रण में जितना असर बड़ी पार्टियां करती हैं, उससे कहीं ज्यादा स्थानीय पार्टियों का इस रण में वजूद है। लेकिन ये वजूद जनता पर इस बार कितना असर डाल पाता है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। तो सीधे तौर पर यह सियासी लड़ाई अब नमक और घी पर आ चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए सत्येंद्र यादव उर्फ हीरो भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। विकास श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। नवलकांत सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। मैं इस घी की और नमक की सियासी लड़ाई पर आऊं उससे पहले जैन साहब आपके पास पहुंच रहा हूं मैं। मयंक जोशी औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और ये आजमगढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ा झटका बीजेपी के लिए सर, क्या कहेंगे? देखिए, कोई जी किसी प्रकार का कोई
जो है झटका नहीं है। हम्म। और जब रीता बहुगुणा जोशी जी ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था और उन्हें टिकट नहीं मिला था, तभी ये चीजें धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगी थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो लालायित है कि उनके बेटे को टिकट मिले और टिकट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो कहीं जा सकते हैं। और उसके बाद में ये भी तस्वीरें आई आप लोगों ने दिखाई कि उन्होंने श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की मयंक जी ने। तो ऐसे में आज उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उनका जो जिन क्षेत्रों में ये 7वें चरण का चुनाव होना है, वो वहां पर इनका कहीं पे भी कोई प्रभाव नहीं है, चाहे आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, जौनपुर। हाँ, ये है जरूर है कि अगर ये जब चुनाव हो रहे थे, शायद ये पहले चरण में ही अगर ज्वाइन कर लेते तो शायद कुछ प्रभाव पड़ता, क्योंकि सब जगह पे वोट मांगने जाते, अपील करते, तो हो सकता था कि कुछ प्रभाव पड़ता। नहीं, लेकिन क्या नहीं, आप ये बताएं कि बीजेपी जब शुरुआत में उनकी मुलाकात होती है अखिलेश यादव के साथ में, सवाल पूछे जाते हैं, कहते हैं कि ये तो मुलाकात है, इस तरीके से नेता सिर्फ मिलते ही हैं। और ये तस्वीर उस दिन सामने आई जिस दिन मतदान था, लखनऊ में मतदान था, उस दिन आप कह रहे थे कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मोहित जी, देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है, तो मुलाकात राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे से करते रहते हैं। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में जब कांग्रेस ने वहां के मुख्यमंत्री को हटाया, वहां के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात की, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं ज्वाइन की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और इसके पहले जब शिवपाल जी पार्टी से बाहर हुए थे, वो भी कई लोगों से मुलाकात लगातार कर रहे थे और उन्होंने भी नहीं ज्वाइन की। तो कुल मिलाकर के उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। तो जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा ना हो, तो क्या हम किसी के मुलाकात करने बातों से कोई पार्टी मान लेगी कि वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं? अब आप देखिए, राजभर जी का गठबंधन हो रहा था ओवैसी से, नहीं हो पाया ओवैसी से गठबंधन, वो तो बहुत जगहों पे उनको साथ में लेकर मतलब कुल मिलाकर मयंक जोशी के सभा में जाने से आपको कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान बीजेपी को नहीं है? कोई 1% कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सत्येंद्र जी के पास पहुंच रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, सत्येंद्र यादव जी, आपका रुख कर रहा हूं मैं। देखिए, नमक की और घी की बात भी करूंगा, लेकिन मयंक जोशी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे बीजेपी सांसद हैं, सीधे तौर पर आज अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आए और उन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर ये सामने आई, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सपा को कोई फायदा मिलेगा? बीजेपी कह रही है कोई नुकसान नहीं है। देखिए, बड़ी तादाद में वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ज्वाइनिंग बंद कर दी है, क्योंकि हम लोग चुनाव में आ गए थे। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस फिराक में हैं कि बाबा जी तो गए हैं, अब वो जाएंगे कहाँ? उन्होंने जिस 5 साल में जो अन्याय अपराध किए हैं, अब उनको क्या किया जाए? तो बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने ज्वाइनिंग बंद कर दी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, रही बात मयंक जोशी जी की, ये पूर्व में मुलाकात कर चुके थे। अब चुनाव अंतिम चरण पे चल रहा है। इस प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। हमारे प्रोसेस में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। मयंक जोशी जी पहले से चूंकि पूर्व निर्धारित ये बातचीत थी और मिल चुके थे, तो आज उनको ज्वाइन करा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बीजेपी के जितने प्रवक्ता बैठते हैं, आप इनकी ओवरऑल पूरी बात सुनना। ये जलेबीदार, ये 420 की बात इधर से उधर से उधर से घुमा के, हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एसी में आग लगने लगी है। बात को समझिए आप, मुख्यमंत्री कार्यालय में एसी में आग लगने का मतलब समझिए, धुआं निकलने लगा है। दूसरी बात, ज्यादा बढ़ चुकी है, धुआं निकल रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पुताई के लिए भी लोग बुला लिए गए हैं। बहरहाल, जैन साहब आपके पास पहुंच रहा हूं मैं, मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन बात इस बात का कि क्या 7वें चरण में अब नमक के सहारे 7वें चरण की लड़ाई को जीता जाएगा? जैन साहब, जैन साहब, नमक के सहारे 7वें चरण का बीजेपी जीतेगी? प्रधानमंत्री मोदी चिंता में है क्या? एक कहावत है मोहित जी, दगे हुए कारतूस। ये समाजवादी पार्टी के लोग वही दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। पहले भगाया चोरों को, अब भगाएंगे, पहले भगाया गोरों को, अब भगा रहे चोरों को। चलिए ठीक है, चोर पार्टी के चोरों को भगाने का दिन 10 मार्च है। ये चोर नजर नहीं आएंगे, ये चंदा चोर,
ये राशन चोरी किए, रेमडेसिविर क्या चोरी किए। नहीं ठीक है सत्येंद्र जी थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। ये तमाम चीजें भी करेंगे, ये तमाम चीजों को भी सुनो करना, लेकिन जैन सत्येंद्र जी प्लीज, ठीक है जैन साहब आपके पास पहुंच रहा हूं मैं। जैन साहब इस बात को लेकर पहुंच रहा हूं आपके पास कि क्या 7वें चरण के इस रण में अब प्रधानमंत्री मोदी के पास एकमात्र हथियार क्या सिर्फ नमक बच चुका है? क्या नमक के सहारे बीजेपी 7वें चरण में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए माननीय मोदी जी का जो बयान है आपने सुनाया भी और लगातार तमाम सारे टीवी चैनलों पे भी चला, और आदरणीय नवलकांत जी भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग इनके साथ लगातार तमाम बार बैठे हैं। अभी ये समीक्षा करेंगे, सारी चीजें स्पष्ट भी हो जाएगी। तो देखिए स्पष्ट रूप से माननीय मोदी जी ने कहा कि देखिए नमक का कर्जदार मैं आपका हूं, क्योंकि वो बनारस में थे, बनारस से की जनता ने उनको चुन करके भेजा, 2-2 बार उनको सांसद बनाया और 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आपका कर्जदार हूं, मैंने आपका नमक खाया है। तो फिर ये किसने कहा कि नमक का कर्ज, नमक खिलाया है आपको, वोट भी चाहिए, अब छुपा नहीं है, गल्ला खा लिया, अब वोट भी नहीं दे रहे, ये लोग कौन थे जैन साहब? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बताऊं आपको, वोट जहां तक देने और ना देने की बात है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार से अगर कहीं से चुन करके जाता है, चुनने के बाद जनता का शुक्रिया इस तरीके से अदा करे और उसका एहसान माने कि हमने आपका नमक खाया है, हम आपका नमक अदा करेंगे। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्या मंत्री भी इस तरीके से नहीं बोलता है। वो तो कहता है कि भाई पार्टी ने हमको टिकट दिया, हम चुन करके आए। अरे मैं ये कह रहा हूँ जैन साहब, वो लोग कौन थे जो कह रहे थे कि नमक खाया आपने हमारा, आपने मुफ्त का गल्ला खाया हमारा, अब वोट भी नहीं दे रहे, वोट भी नहीं दे रहे, वो लोग कौन थे? नहीं देखिए मोहित जी, किसी ने क्या बयान दिए, क्योंकि राजनीतिक मंच है, तमाम सारे बयान आते हैं, अलग बात है, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो बयान किया मैं उसका स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि आपने मेरा नमक खाया अदा करिए, चलिए ठीक है, कहा मैंने आपका नमक खाया, मैं अदा करूंगा। कैसे अदा करूंगा? चलिए आप कहें तो दोनों बयान सुनवा दूंगा, मैं दोनों बयान सुनवा दूंगा, लेकिन सत्येंद्र जी आपके पास पहुंच रहा हूं, उसके बाद मंच पे आगे भी मुझे बढ़ना है, लेकिन सत्येंद्र जी आपके पास पहुंच रहा हूं मैं। आप मुफ्त राशन पर आ चुके हैं, आप भी। अखिलेश यादव कह रहे हैं घी भी दिया जाएगा, दूध भी दिया जाएगा, यानी कि मिल्क पाउडर भी दिया जाएगा। क्या हुआ? आप तो बातें रोजगार की बात कर रहे थे, क्या हम मुफ्त राशन के चक्कर में फंस रहे हैं आप भी? अरे देखिए, रोजगार की बातें खत्म कहाँ हो गई? रोजगार की बातें अभी भी हैं। उन्होंने खाली पूरे भाषण में ये थोड़ी कहा कि राशन देंगे और चले आए मंच से। आप क्या बात कर रहे हैं? पूरा भाषण सुने माननीय अखिलेश यादव का। उन्होंने ये कहा कि जो सड़ा हुआ चना और अंडी का तेल ये भाजपा के चोर दे रहे थे, कम से कम उससे बेहतर है कि जब राशन ही देना है तो घी के साथ देंगे, दूध के पाउडर और तमाम और सब व्यवस्थाओं को जोड़कर प्रॉपर राशन दिया जाएगा और पूरे 5 साल दिया जाएगा। ये इस तरह नहीं, जनता को कुत्ता समझ रहे हैं और ऊपर से सिर्फ कम महीनों के लिए राशन देने की बात करते हैं। और दूसरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए, संयमित रखिए। जैन साहब का चुनाव है, उनकी बात पूरी होने दीजिए, हमें देखिए आगे भी बढ़ना है। बीच में है बाबा जी का खड़ा है, नहीं बाबा जी का खड़ा है। मैं जब बोलूं मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक है जैन साहब, जैन साहब देखिए, उन्होंने आपकी बात तो सुना, मुझे देखिए आगे भी बढ़ना है। विकास जी देखिए इंतजार कर रहे हैं, नवलकांत जी सीनियर आदमी है, देखिए वो भी वेट कर रहे हैं। प्लीज टीवी तुम्हारी नहीं है, सत्येंद्र जी अपनी बात करिए। जैन साहब देखिए आवाज बंद करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए सीनियर आदमी है, प्लीज मेंटेन करें डेकोरम को। जी सत्येंद्र जी अपनी बात पूरी करें। देखिए इनकी पिक्चर फ्लॉप हो गई। ये जो टीवीसी के विज्ञापन, ये जो स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं, ये प्रधानमंत्री जी जो रोज एक्टिंग करते हैं, उनकी एक्टिंग का डायलॉग गलत लिख गया। और जब गलत डायलॉग पढ़ने जा रहे थे तो उन्हें मालूम था कि जनता भड़क जाएगी, तो उस डायलॉग को करेक्शन करने में 1 घंटे में डायलॉग पढ़ा उन्होंने। इनकी जो एक्टिंग है, इनकी जो फिल्में हैं, ये बनने से पहले डब्बे में जाने वाली हैं। चलिए ठीक है, इनकी फिल्में रिलीज नहीं होने वाली है। ठीक है, डायलॉग आप कह रहे हैं कि गलत लिख गया था, अब उसको सुधार रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं। नवलकांत जी थोड़ा बेहतर तरीके से इसका और आकलन करके बताएंगे कि स्थिति है क्या। लेकिन विकास श्रीवास्तव जी आपके पास पहुंच रहा हूं मैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लड़ाई के बीच कांग्रेस कहां नजर आती है? 7वां चरण और ये रण 2017 में भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, और 2022 में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? अंतिम पड़ाव में आप पहुंच चुके हैं, और अंतिम पड़ाव में कांग्रेस की क्या स्थिति? विकास जी तिलमिला के रह जाएंगे। ठीक है ठीक है,
केसी विकास जी जैन अपनी जी, बात रखें। केसी जैन जी हो चाहे सत्येंद्र जी हो, दोनों को धैर्य रखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा पर भी ध्यान रखना चाहिए। यकीनन 3 चरण का चुनाव है और आप लोगों ने जो भी किया वो सामने है, जनता के फैसला करने दी। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का जो आपने पूछा मोहित जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बदलाव की जो राजनीति शुरू किया, विषय परक राजनीति शुरू हुई। विषय क्या था? जनता को नमक हराम बताने वाले प्रधानमंत्री को अपने भाषा शैली को तुरंत सुधारना पड़ा। जिस जनता के लिए उन्होंने 5 साल यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी को भेजा था, उसमें महिला हिंसा में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में, दलित हिंसा में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, उस जनता को कुपोषण के बारे में तो आपकी स्मृति ईरानी जी ही आपको सचेत कर चुकी थी, पर आप इसके बाद भी आपने उसको नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी अनभिज्ञ होते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। उस पर उनकी टिप्पणी आती है कि मुझे आज पता चला। ये तो बड़ी बेगैरत और बहुत ही नाजायज तरीके की नहीं विवेक जी, नहीं विकास जी, एक बात बताएं, फिर आप मैदान में जुटे हैं तो क्या आप यहां पर गलत चीजों को सही करने के लिए उतरे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने बयान गलत देते उसको हम सुधार करा देते हैं, अखिलेश यादव ने गलत दिया हम उसको हम ठीक करा देते हैं? आप कहां हैं जंग में? 2017 की बात कर लें, 22 में हम बात कर लें, जनता के बीच आपकी क्या चर्चा चल रही है? क्या मुद्दे लेकर आप पहुंच रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम नमक की बात कर रहे हैं, वो घी भी दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? देखिए, बड़ा हास्यप्रद लगता है कि पत्रकारिता इतनी स्पीड में क्यों है। आप पता होना चाहिए 2012 में अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, आज 2022 चल रहा है और अखिलेश यादव जी ने अपने इस 10 साल में कितना संघर्ष किया है ये आपको पता है अच्छी तरीके से। और जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उम्भा के सोनभद्र से लेकर के हाथरस की बेटी और जिस तरीके से तमाम सारे संवेदनशील विषय उठाए, कोरोना मिसमैनेजमेंट के दौरान जिस तरह सेवा और समर्पण भाव से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, वो जनता तय करेगी। आपका टीवी चैनल या हम 4-5 प्रवक्ता बैठ के, पैनलिस्ट बैठ के नहीं तय कर देंगे जी। चुनाव ईवीएम मशीन के बटन दबने से होगा और जनता ने क्या मूड बना रखा है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो इंतजार करिए। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी साफ होगी, विकास परक, उन्नति परक, बदलाव की राजनीति और मजबूत उपस्थित कांग्रेस पार्टी की उभर के सामने आ रही है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री की भाषा को सुधार कराने का काम किसने किया? आदरणीय प्रियंका गांधी ने। जो लोग अहंकार से लबरेज थे और वो एक बूढ़े बुजुर्गों से अपनी एक माँ को कह रहे हैं कि तुम मेरा नमक खा रही हो, और इसके बाद आज वो सुधार उनके अंदर कौन लाया? ये लगाम किसने पहनाई है? योगी जी के जो बिगड़ैल साड़ हैं उनको काबू में लाना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नकेल पहनाने की भूमिका में होगी और ये वास्तव में जरूरी भी हो गया है उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए। 24 करोड़ के आवाम और 6 करोड़ की आधी आबादी, महिला आबादी आदरणीय प्रियंका गांधी जी में आशा और विश्वास के साथ में अपने भविष्य को निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। और ये जो समीकरण है, ये जो आप जो जोड़ गांठ बना रहे हैं, ये सब ठीक है। अगर सरकार किसी की बन रही है, देखा जाएगा, जो होगा 10 मार्च को तय करिए। अभी तो टीवी चैनल पे आप बताएं ना, कम से कम ना आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप पहुंच रहे हैं, स्थिति है क्या जमीन पर। लेकिन मैं नवलकांत जी के पास पहुंच रहा हूं। नवलकांत सिन्हा जी, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। 7वें चरण के इस रण में नमक की भी बात हो रही है, घी की भी बात हो रही है और कर्ज की भी बात की जा रही है कि हम कर्ज चुकाएंगे। क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है नवलकांत जी? नवलकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है आपने म्यूट किया हुआ है, उसको सही करें। जी सर। नहीं नवल जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। मैं फिर से कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। हमारी आईटी टीम से मैं बोलूंगा कि उसको ठीक करें, लेकिन मैं जैन साहब के पास पहुंच रहा हूं मैं तब तक। नवल जी, आवाज आ रही है? नवलकांत जी की आवाज अभी भी नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, आईटी टीम हमारी इसको ठीक करेगी। है उस पर एहसान दिखाने वाले लोगों को जनता सबक सिखाने जा रही है 10 मार्च को। ठीक है सर, ठीक है विकास जी। जैन साहब, आपके पास पहुंच रहा हूं मैं और थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस चरण में आपके लिए चुनौती पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो साथ में आपके पहले नजर आ रहे थे 17 में, वो आपके साथ नहीं है, और जो है भी साथ में उनके 2-2 हिस्से हो चुके हैं। तो क्या मुश्किलें पहले के मुकाबले ज्यादा हैं और ये बड़ी चुनौती है? यही वजह है कि लगातार दबाव बढ़ रहा है बीजेपी पर। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल तक प्रदेश में रही है,
वर्तमान में केंद्र में भी हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार ने भी काफी अच्छा सहयोग किया और हमने जो जनता से वादे किए थे वादे पूरे किए हैं। वादे से हट करके जो तमाम सारी समस्याएं, चाहे वो कोरोना काल जैसी समस्या आई, लंबे और कितनी त्वरित तरीके से उसका वैक्सीन खोज करके वैक्सीनेशन भी हुआ सबका, लेकिन नहीं, अब देखिए आप कोरोना की बात तो करते हैं, नमक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात को लेकर आप जिक्र नहीं करते जिसमें हजारों की संख्या में शव बहते नजर आए थे। वो शव किसके थे, कितने थे, ये आप नहीं बताते। नमक की तो आपको बात याद आ जाती है। रोहित जी देखिए, नमक की अगर बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने आपका नमक खाया और हम आपका नमक अदा करेंगे। और कैसे अदा करेंगे? गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 लाख गरीबों को आवास दिए, 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त बिजली के कनेक्शन हुए, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय दिए गए। आप देखिए शौचालय न होने से किस प्रकार से छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, साथ ही साथ जिस प्रकार से बीमारी तमाम सारी पनपती थी, उन बीमारियों पे भी कंट्रोल आया। चिकित्सा सुविधा में 5 लाख रुपए का गरीबों का बीमा किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो है उत्तर प्रदेश में बीमा कोरोना में जिनकी जान गई, जो ये शव बह रहे थे गंगा में, ये किसके थे? या ये चुनौती नहीं है 7वें चरण में? ये चुनौती नहीं है कि आज आपके साथ ओपी राजभर नहीं है, सुभाषपा उनकी पार्टी आपके साथ नहीं है? ये चुनौती नहीं है कि अपना दल 2 हिस्सों में बंट चुकी है? देखिए, अपना दल का जो हमारे पास पिछली बार 4 सीटें थी और अपना दल में आपस में पहले से भी टकराव रहा है, तो जो दल हमारे साथ था, जो लोग हमारे साथ थे, वो लोग अब भी हमारे साथ हैं। और जिस प्रकार से उनका पश्चिम यूपी में जितना आधार पहले था, वैसे ही आधार अब भी है, तो सारे लोग हमारे साथ हैं। हाँ, ये जरूर है राजभर जी अगर हमारे साथ नहीं है, लेकिन जनता ये भी जान रही है कि जिसने 4 साल तक भलाई काटी, कैबिनेट मंत्री बन करके रहे और फिर अपने लोगों को, परिवार के लोगों को जब लाभ नहीं मिला और जब चुनाव आ गया तो उन्होंने दूसरों के साथ समीकरण बना लिया। और ये तो ओवैसी को लेकर के भी घूम और वो वहां पर उस बाजार पर भी गए जिन्होंने राजभर के एक बड़े नेता की, बड़े एक राज परिवार से जुड़े लोगों की जिन्होंने हत्या की थी, सलार गाजी की बाजार पे भी गए। तो कुल मिलाकर के आपको नुकसान नहीं है, आपको नुकसान नहीं है ओपी राजभर का जाने का, अपना दल इसका टूटने का, अपने दल के 2 खेमे में बंटने का नुकसान नहीं हुआ है 7वें चरण में? जी 7वें चरण में नुकसान नहीं, आप ये मान रहे हैं? ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते तो कोई नुकसान नहीं है। मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, हमारे साथ भी आए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 60,000 से ज्यादा संख्या में राजभर समुदाय है और 2017 में आपके पास ओपी राजभर की वजह से शायद ये वोटें आपके पास मिली थी। तो क्या इस बार ये समाजवादी पार्टी के पास पहुंचे? आज हमारे साथ परिवार भी है, तमाम सारे राजभर परिवार के लोगों को हमने टिकट भी दिया है। आप देखिए कि अनिल राजभर जी है बनारस से, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगहों पे। तो जो हमारे राजभर परिवार से जो कैंडिडेट है, जो पहले कैंडिडेट थे, वो भी कैंडिडेट है और उन्होंने 5 साल तक काम किया है, तो उनके काम के आधार पर क्या वोट नहीं मिलेगा? क्या वो राजभर खुद नहीं है क्या जो चुनाव लड़ रहे हैं? चलिए ठीक है, जिन राजभर को हमने टिकट दिया, इसी बात पर तो सत्येंद्र जी का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद विकास जी के पास भी आना है। नवल जी जुड़ चुके हैं दोबारा। राजभर थे जो समाजवादी पार्टी में चले गए क्या? चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी आपने सारी बातें सुन ली और सीधे तौर पर सारी बात यही कि फूके हुए कारतूस बताने की कोशिश हो रही है और ये बात की जा रही है कि 5 साल तो मलाई खाई और अंत में जाकर आप गोद में बैठ गए समाजवादी पार्टी के, दोबारा से मलाई खाने के लिए लालच में। किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या ये आपके लिए भी चुनौती नहीं है? क्या एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के लिए, क्या उनके प्रति लोगों में नहीं होगी? क्या उसका नुकसान आपको नहीं होगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब भी कहीं चुनाव होता है, चाहे कोई गली का हो, चाहे मोहल्ले का हो, चाहे विधानसभा का हो, ममता जी का तो कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में, उनको लाके खड़ा कर रहे हैं, उनके पीछे छुप करके वोट मांग रहे हैं। ये बीच में है, ये बेहूदी मत दिखाइए, ये बीच में बेहूदी मत दिखाइए। नहीं सत्येंद्र जी, आप देखिए वरिष्ठ हैं, आप दोनों अनुभवी लोग हैं, इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। मेरा सवाल ये है सत्येंद्र जी, ये कह रहे हैं कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनको नुकसान नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर आपके साथ जा रहे हैं, इनको नुकसान नहीं हो रहा। जब तक इनके साथ है सब ठीक है, बाहर जाने के बाद इनको लगता है कि कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं हो रहा। सत्येंद्र जी तभी यही बात करते कि
जैन साहब प्लीज, प्रधानमंत्री को जो गाली देता हो सही आदमी हो सकता है जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब प्लीज, सत्येंद्र जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, देखिए इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। मेरी कोशिश यह है कि आज जब मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं और जब बात अब नमक और घी तक पहुंच चुकी है, तो इन तमाम बातों को जनता समझे, एक आकलन करे कि आज आखिरी चरण के आखिरी दिन में प्रचार के स्थिति जमीन पर है क्या। नवल कांत सिन्हा जी, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, उसके बाद सत्येंद्र जी आपके पास दोबारा आऊंगा मैं, और समझने की कोशिश करूंगा नवल कांत सिन्हा जी, और कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें 7वें चरण में जब तस्वीर ऐसी सामने आती है कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, अपना दल है 2 खेमे में बढ़ चुकी है, तो क्या चुनौती राजनीतिक दलों की इस चरण में ज्यादा है बाकी चरणों के मुकाबले? देखिए, ये आखिरी रण है और जाहिर सी बात है कि जितने भी दल हैं अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको जो ये आखिरी फेज है इसमें जो है उनकी ताकत बढ़ सके। अगर वो जीत रहे हैं तो वो और मजबूत तरीके से जीते, और यही कोशिश चल रही है दोनों तरफ से, खासतौर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये मौका है जो पहले जो राजनीति शुरुआत के पहले फेज पर दूसरे फेज में थी, वो किसानों को लेकर थी, दूसरे मुद्दों को लेकर के थी, मुस्लिम वोटों को लेकर के थी। यहाँ पे मुस्लिम वोट भी है इस चरण में जातियों का बड़ा आंकड़ा है। राजभर खुद बनारस के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। यही चरण है जिसमें बीजेपी के पास पिछली बार भी सीटें कम थी, 29 सीटें इस फेज में है, 11 सीटें समाजवादी पार्टी, और आप बीएसपी को भी नकार नहीं सकते। बीएसपी टोटल 19 सीटें पाई थी, उसमें से 6 सीटें इसी 7वें चरण में है। तो जाहिर सी बात है सब पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जो सवाल पूछा था मयंक बहुगुणा का, तो जाहिर सी बात है जैसे बीजेपी के वक्ता कह रहे थे कि उनका वहां पे कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस चरण में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां पे कुछ नहीं है मयंक बहुगुणा या रीता बहुगुणा जोशी के लिहाज से, लेकिन एक परसेप्शन होता है, एक मैसेज जाता है। रीता बहुगुणा देखिए बहुत बड़ी नेता है, लेकिन ये 7वें चरण से पहले हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई वजह है? ये काम करना ही था तो लखनऊ में जब हो रहे थे, तीसरे चौथे चरण में जब मतदान चल रहे थे, तब क्यों नहीं किया ताकि बाकी जगहों पर भी असर होता? हमने बाराबंकी में देखा, डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम है, उनके दामाद शामिल होते हैं 1 दिन 2 दिन पहले और भी सपा का दामन थाम लेते हैं। और ये इन्होंने जब कहा जा रहा है कि इनका पूर्वांचल में इस तरह का कोई दबदबा नहीं है, ये वजह क्या है? ये देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये परसेप्शन की बात है। जैसे कि रीता बहुगुणा जोशी ने बहुत देर से निर्णय लिया कि अपने बेटे को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएं, और यहां पे भी टिकट मना कर दिया था समाजवादी पार्टी ने देने से, लेकिन लगा कि एक परसेप्शन जाएगा, एक मैसेज जाएगा। रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी में रह के उत्तर प्रदेश में मंत्री रही और इस समय सांसद है, इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, तो रीता बहुगुणा जोशी का अगर लड़का ज्वाइन कर रहा है समाजवादी पार्टी, तो एक मैसेज जाता है कि माहौल जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। तो वो माहौल बताने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरे और वो जो भीड़ उमड़ी, तो कहीं ना कहीं वही दिखाने की कोशिश हुई कि एक माहौल बीजेपी के पक्ष में है। उसके बाद अखिलेश यादव निकले, आज प्रियंका गांधी के लिए निकली, तो सब अपनी ताकत, आखिरी चरण है और आखिरी चरण में कुछ ही सीटें हैं जिसको लेकर के अगर सरकार बनने की स्थिति जिस भी दल की होती है, तो जाहिर सी बात है वो एक एज पाना चाहते। यकीनन अब करीब 1.5 घंटे का वक्त बाकी बचा है, प्रचार पर रोक लग जाएगी। लेकिन एक बार फिर से सत्येंद्र जी आपके पास ही पहुंच रहा हूं मैं, और सत्येंद्र जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जैन साहब कह रहे हैं, जैन साहब का मानना है कि मयंक जोशी सपा में चले जाएं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्या सपा को उनसे फायदा हो रहा है? और दूसरी बात ये कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ आते हैं, आप कहते हैं कि हमें अब फायदा मिल रहा है, तो क्या नाराजगी उनकी वजह से आपको नहीं झेलनी पड़ी होगी? और अंतिम चरण में जब ओपी राजभर पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कहा जाता है उनका अच्छा वर्चस्व वहां पर है, तो क्या उनका फायदा आपको मिल रहा है? लेकिन क्या नाराजगी भी साथ में मिल रही होगी जो 5 साल तक उनको लेकर लोगों में रही? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे बीजेपी के साथी हैं, इन्हें न तो हमारी पार्टी के बारे में कोई जानकारी है, न इन्हें अपनी खुद की पार्टी में। ठीक है सर, इन्हें नहीं मालूम है कि बीजेपी और बीएसपी का आपसी समझौता है इस चुनाव को लेकर, इन्हें जानकारी भी नहीं है। बीजेपी और बीएसपी आपसी समझौते के साथ पूरा चुनाव लड़ रहे हैं।
बीएसपी बीजेपी के साथ साथ आपस में दोनों जो है भाई बहन की तरह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। ये आपके आरोप हो सकते हैं सर। मेरा सवाल ये दूसरी बात प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई है, प्रधानमंत्री जी की रैली में सरकारी भीड़, पूरा तंत्र इकट्ठा किया गया। माननीय अखिलेश यादव की रैली में उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता दिखाई दी है। दोनों रैलियों का पहले फर्क समझिए। पीएम की रैली नौकरी का डर था, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। माननीय अखिलेश यादव की रैली उत्तर प्रदेश की जनता, जिसको बदलाव चाहिए वो लोग थे। दूसरी बात, पूर्वांचल की अगर आप बात करते हैं तो ओपी राजभर जी से लेकर यहाँ आजमगढ़ से शुरू करिए आप, रमाकांत जी से लेकर अंबिका चौधरी पार्टी से चले गए थे, नारद राय चले गए थे, वापस आए, कृष्णा पटेल जी हैं, और बहुत सारे नेता हैं। आप देखेंगे कि पूर्वांचल की लड़ाई में माननीय अखिलेश यादव देखिए कैसे नंबर 1 पर रहेंगे, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और जितना इनका सरकारी तंत्र, जो इन्होंने सत्ता का और सरकार के तमाम तंत्रों का, संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, ये सब का सब जीरो साबित होगा और समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे पूर्वांचल में दिखाई देगी। बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। अब बात लीड की है कि हम कितने ऊपर होंगे। उत्तर प्रदेश का बदलाव सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे, मेरी बात 10 तारीख को आपके इसी चैनल पे मैं फिर से इसको दोहराऊंगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ सुरेश खन्ना जी का विरोध हो रहा है। आप उनके क्षेत्र में एक आध वीडियो जरा एक आध कवरेज करा के देख लीजिएगा, वो भी चुनाव हार रहे हैं। डिप्टी सीएम पहले नहीं, देखिए कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये तो 10 को साफ हो जाएगा, और वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सत्येंद्र जी, आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि ओपी राजभर, सुभाषपा आज आपके साथ है, आपको फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जैन साहब कह रहे हैं कि 5 साल उन्होंने मिलाई चाटी, यहाँ पर खूब मिलाई खाई, लेकिन जब अंत में अब आपके पास पहुंच गए तो क्या जो नाराजगी जनता के प्रति थी उनके लिए, वो उसका सामना सपा को भी करना पड़ेगा? देखिए, अंत भला तो सब भला। लड़ाई इस वक्त अन्याय अपराध की है, लड़ाई इस वक्त क्रूरता की है, संवेदनहीन सरकार की है, और जो इस वक्त ओपी राजभर जी जिस समाजवादी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश में बदलाव और विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव के विजन का समर्थन करते हुए उनके नेतृत्व में उनके साथ हैं, जनता कोई भी नाराज नहीं बल्कि खुश और है कि इन चोरों के साथ वो थे। इससे बेहतर है कि उत्तर प्रदेश के विकास करने वाले अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति के साथ वो इस वक्त हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ गठबंधन की भी जीत होगी, और मैं ये बात फिर 10 तारीख को आपके साथ फिर से इसी टीवी चैनल पे बैठूंगा मैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोहिया पार्क साफ होने लगा है, और मुख्यमंत्री कार्यालय में जो धुआं उठ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एसी की आग क्या है। तमाम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर चक्कर आगे पीछे काटने लगे हैं, अफसरशाही समय मांगने लगा है। आप माहौल को समझिए, और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भी जानता है कि पहले भी माननीय अखिलेश यादव ने ही तमाम एक्सप्रेस वे से लेकर और बहुत सारी योजनाएं दी, और फिर से चाहे मेडिकल हो चाहे तमाम चीजें हो, फिर से माननीय अखिलेश यादव ही पूर्वांचल को लेकर काम करने वाले हैं। बाबा अपने गोरखपुर का कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ रवि किशन को बुला के एक्टिंग करवाते हैं कि यहाँ से मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। ये क्या उल्टी सीधी बातें करवा के जनता को बरगलाते हैं आप लोग। जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम अब चिल्ला रहे हैं दिन और रात, हिंदू मुस्लिम, और हेलीकॉप्टर में बैठ के एक्टिंग कर रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। विकास जी के पास मेरे सभा में बुलडोजर खड़ा हुआ है। ठीक है विकास जी, आपके पास मैं पहुंच रहा हूं और समझने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस इस तरह के बयानों को किस तरीके से देख रही है। एक तरफ बात हो रही है कि नमक है, हमने आपका खाया है, हम कर्ज चुकाएंगे। तस्वीर ऐसी भी सामने आती है कि आपने हमारा मुफ्त का गल्ला खाया है, अब आप वोट भी नहीं कर रहे। अब तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 साल मुफ्त राशन तो मिलेगा ही, घी भी मिलेगा, मिल्क पाउडर भी मिलेगा। कांग्रेस क्या देगी? देखिए, कांग्रेस की समृद्ध उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की बेरोजगारों को रोजगार, कांग्रेस देगी उन माताओं बहनों को सुरक्षा, उनके स्वाभिमान की रक्षा करेगी। और इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने न्याय पंचायत स्तर पर अपने संगठन को खड़ा किया और न्याय पंचायत स्तर पर चौपाल लगाई। चौपाल से एक एक जनमानस के बीच में जागरूकता, ये राजनीतिक चेतना जगने की जरूरत है। आज जो टीवी चैनल पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, धर्म जाति बहुत ही दुराह चीज है देश की राजनीति के लिए। उत्तर प्रदेश तो खास तौर से पूरी तरीके से आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर पिछड़ता चला जा रहा है। देश का नौजवान आज अपने भविष्य की चिंता ना करने के बजाय सरकार किसकी बन रही है इसकी चिंता कर रहा है, क्योंकि उसको
पता है कि एक वो लोग हैं जो उनको लूट चुके हैं, दूसरे लूट रहने हैं, और इसी तरीके से अगर धर्म जाति विघटन बंटवारे में लोग बटे रहे तो 5 साल फिर लोगों को केवल इन्हीं लोगों के बीच में संघर्ष करते हुए रहना है। और सरकार किसकी भी बने पर उत्तर प्रदेश की विजय होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों महिलाओं की विजय होनी चाहिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उन्नति विधान और शक्ति विधान जैसे जो पहली बार निकाला है, जो ये मैनिफेस्टो, जिसको सामने लाके भारतीय राज्य में पहली बार हुआ कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो निकाला गया है, पर किसी ने भी, आप जितने भी बात करते हैं वो समाजवादी नहीं, देखिए विकास जी वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे रोड शो में भीड़ बहुत आ रही है, सपा कह रही है कि सरकारी भीड़ है, सपा के पास में मयंक जोशी आ रहे हैं, ओपी राजभर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ओपी राजभर के और मयंक जोशी के जाने से हमें नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कहां नजर आती है, उनके पास कौन आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय प्रियंका गांधी यहां पर आ गई, इससे बड़ा नेता कोई नहीं है जिसने इस देश के लिए, जिसके पूर्वजों ने, जिसके परिवार ने शहादत दी है। देश की एकता अखंडता बहुत जरूरी है, और सरकारी योजनाओं, चाहे मनरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल, उसको लेकर कोई कितना भी पीठ अपनी थपथपा ले, ये जो राशन बांट रहे हो ये फूड सिक्योरिटी बिल के तहत मिल रहा है। आप मान रहे हैं कि मुफ्त राशन का असर है जनता में? केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूत इबारत लिखी है, आज उसी को लेकर समाजवादी, चाहे वो एनआरएचएम का घोटाला हुआ हो, चाहे वो समाजवादी एम्बुलेंस हो, ये सारी चीजें लाकर किसने दिया है? केंद्र की कांग्रेस की सरकारों का योजनाएं हैं। जो आवास गिना रहे हैं मोदी जी के लोग, ये कांग्रेस का इंदिरा आवास है। जो सिलेंडर दिला रहे हैं वो राजीव गांधी पंचायती राज का है। जो स्वच्छता अभियान और शौचालय की बात कर रहे हैं, वो स्वच्छता अभियान जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, उसको रीपैकेजिंग करके अपने नाम लिखने का काम कर रहे हैं। देश की जनता गुमराह नहीं होने। जो बात सपा कहती है कि काम हमारा है, ये सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, करीब करीब वही बात आप कह रहे हैं। जैन साहब से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले नवलकांत सिन्हा जी आपके पास में पहुंच रहा हूं। ये मुफ्त राशन का 7वें चरण में जो इतनी चर्चा की जा रही है, डिंपल यादव का हमने बयान सुना, उन्होंने भी यही बात कही, अखिलेश यादव इसको लेकर बात कहते नजर आते हैं, बीजेपी लगातार कहती है, मुफ्त राशन का प्रचार करती है, करोड़ों की संख्या में इसके लाभार्थी बताए जाते हैं। तो क्या इसकी वजह नजर आती है? क्या इसका असर है जमीन पर? देखिए, जमीन पर असर है कि नहीं है, ये तो 10 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल आज यही बना हुआ है कि जिस वोट बैंक पे बीजेपी ने दांव लगाया, एक नया वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश की है, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, चाहे कैश ट्रांसफर से हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो या उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाएं। देखिए, इसको इस तरह से समझिए ना कि कांग्रेस जो यूपीए 2 आई थी, वो मनरेगा के चलते आई थी, और उसके पीछे भी पैसा ही था। वहां पर जो लोगों को काम का मौका मिला, पैसा मिला, उसको यूपीए 2 से जीत के कांग्रेस जीत के आई। इसी तरह केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली को लेकर के, खासतौर से बिजली को लेकर, जिसका जिक्र सभी पार्टियां इस समय कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली देंगे। तो जाहिर सी बात है ये काम करता है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि यूपीए 2 आई, लेकिन यूपीए 3 नहीं आई, तो एक बार फायदा मिलता, दूसरी बार नहीं मिलता है। अब जो बीजेपी की जो मुझे रणनीति साफ साफ दिख रही है, उसने जो सीधे पैसा ट्रांसफर होने लगा और जाति धर्म से उठ के एक नया वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की है। और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि अगर उनका जो ये राशन और कैश और तमाम योजनाओं के आधार पे अगर वोट देते हैं, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फिर से आने के कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, अगर जातीय बात करते हैं, आपने जातीय समीकरण की बात की। अब सिन्हा जी, जातीय समीकरण पे भी थोड़ा सा मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि करीब करीब 20 सीटें बताई जा रही हैं, जहां पर जो राजभर समुदाय है, राजभर समुदाय यानी कि 60,000 से ज्यादा बताया जा रहा है, करीब करीब 20 सीटें ऐसी हैं। तो क्या लग रहा है कि ये भी अब फर्क डालेगा? क्या बीजेपी की चिंता ये लोग भी बढ़ाते नजर आएंगे, क्योंकि अब सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गई है? जी हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, पूर्वांचल का सच है कि जाति वहां पे एक सच है वहां पे, और
जिस तरह से पिछली बार जो प्रयोग बीजेपी ने किया था, जो छोटी छोटी जातियों वाले छोटे छोटे दल थे, जिनको कोई भी बड़ी पार्टी कभी महत्व नहीं देती थी, उनको महत्व दिया और उनके जरिए सीटें जीत के भी यही, चाहे अपना दल हो चाहे सुभाषपा हो। तो जाहिर सी बात है कि इस बार बीजेपी के लिए जो ये वोट बैंक है राजभर, वो जरूर एक तनाव का विषय है। लेकिन मुझको लगता है कि बीजेपी जो टिकट वितरण हुआ है उसमें इन समीकरणों का ध्यान रखा गया और जो कैंडिडेट चुने गए हैं वो जाति के गुणागणित को चेक करके ही किए, और ये केवल बीजेपी ने नहीं किया है, सभी दलों ने किया है। लेकिन बीजेपी की जो ज्यादा लड़ाई थी वो इससे पहले के फेज में थी, जहां पे 45 से 49 तक की सीटें हुआ करती थी। इस फेज में 29 ही सीटें हैं, तो अगर 29 में से ये जितनी सीट है वो ही निकाल ले तो बीजेपी के लिए काफी कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ा दांव जो है समाजवादी पार्टी के लिए है। अगर समाजवादी पार्टी यहां बड़ी जीत दर्ज नहीं करती है तो सरकार बनाने में परेशानी। लेकिन इसके साथ ही क्या हम कांग्रेस और बसपा को नजरअंदाज करके गलती कर रहे हैं? ये लोगों पर असर डाल रहे हैं, अंदर खाने ही सही, या फिर यूं कहें कि साइलेंट एक्शन में जुटे हैं और इसका असर होगा? जी देखिए, जो भी बसपा को खारिज कर रहे हैं मुझको लगता है कि वो नादानी कर रहे हैं। पिछली बार भी सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन वोट शेयर जो था वो दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी का था, तो उनका एक वोट उनके संग टिका हुआ है। और मुझको लगता है कि आज भी वो काफी हद तक खासतौर से जो जाटो वोट की बात है वो मायावती के साथ ही है। तो और मायावती भी इसी फेज में 6 सीटें जीती थी। इस बार कैडर पे काफी काम किया, क्योंकि मायावती का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो ज्यादा वोकल नहीं है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, तो उस पर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। और टिकटों का भी समीकरण आप देखिए तो पहले दूसरे तीसरे फेज में जहां मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा थे वहां अंतिम फेज में ब्राह्मणों को टिकट दिए, तो जो कॉम्बिनेशन बनाने की बीएसपी कोशिश करती है वो इस बार की है, तो रिजल्ट निकलेगा। और हाँ, आपने जो कांग्रेस का जिक्र किया, जो कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस ने लड़ाई तो बहुत अच्छी लड़ी, चाहे पहले कोरोना काल में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हो जो सब जगह नजर आए, संघर्ष करते नजर आए, सड़क पर नजर आए, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, लेकिन उनके पास समस्या है, उनके पास कैडर नहीं है। और ये कांग्रेस इसको समझते हुए कि पहली बार तो पार्टी को खड़ा किया जाए तो अकेले ही चुनाव लड़ने मैदान में उतरी। ये एक बहुत अच्छा काम कांग्रेस ने किया और ये समझदारी से काम किया कि अपनी हकीकत जानते थे। मुझको लगता है कि 100 सीटें उन्होंने चुनी कि वहां पे गंभीर तरीके से चुनाव लड़ाया जाए और उसी पे कंसंट्रेट किया। बाकी जगह महिलाओं को टिकट देके एक मैसेज देने की कोशिश है। उदाहरण दूं आपको, जैसे बनारस में जो पिंडरा की सीट है, तो वो भले प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन वहां पे कांग्रेस बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि वो 4-5 सीटें लेके एकदम किनारे हो जाएगी। मुझको लगता है कि इस बार कांग्रेस अपनी कुछ सीटें जरूर बढ़ा लेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में सवाल ये भी उठते हैं कि भी कांग्रेस का जो बड़ा नेतृत्व है, बड़े चेहरे हैं, वो आखिरकार उत्तर प्रदेश से इतने दूरी बनाकर क्यों रखा? विकास जी, आपके पास ही पहुंच रहा हूं, उसके बाद जैन साहब और सत्येंद्र जी का रुख करूंगा इसी सवाल के साथ कि आपके बड़े नेता, हम सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ये उतने एक्टिव नहीं रहे जितने प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्टिव नजर आई। और क्या ये माना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार जीतने के लिए नहीं बल्कि कैडर खड़ा करने के लिए लड़ रही है? देखिए, पार्टी कभी भी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, हमेशा मास बेस्ड पार्टी रही है। कांग्रेस ने हमें कार्डर पे कभी फोकस नहीं किया है। हमने विषय उठाए हैं, मुद्दों की राजनीति किया है, और राजनीति में हमारा मानना है कि बिना मुद्दे का कोई नेता नहीं होता। रहा सवाल कि जैसे नवल कांत जी बोल रहे थे कि हम एक सीमित 100 सीटों, हम लोगों ने 400 सीटों पे लड़ा। और ये बात सही है कि कांग्रेस जाति धर्म समीकरणों की राजनीति पे विश्वास नहीं करती है। हमने उन लोगों को टिकट दिया जो लोग समाज में एक स्वच्छ छवि के थे और ये सपा बसपा की जातीय संकीर्णता और सक्रिय सोच से बाहर निकल सकते थे। उस सक्रिय सोच वाली राजनीति से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी एक
उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आपके सामने है, क्योंकि 32 साल जाति, धर्म और संकीर्णता के दायरे में फंस करके उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। और आज लोग जातियों और समीकरणों के आधार पर चुनाव तो जीत जाते हैं, पर उत्तर प्रदेश जहां का तहां रह जाता है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, तो औद्योगिक विकास का मामला हो। धर्म जाति के नाम पर कृषि पूरी तरीके से चौपट हो गई, और कृषि आधारित जो बुनकर उद्योग था, हथकरघा उद्योग था, उसको सांप्रदायिकता के नाम पर उसको भी खत्म किया गया। अब आप बताइए, पूर्वांचल में जहां आप हम वोट करने जा रहे हैं, वहां पर हम किस आधार पर वोट दें? हम इस नाम पर वोट देते कि हम यादव है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, इस नाम पर वोट दे दें? इस नाम पर वोट देंगे कि हमको रोजगार कौन देगा? समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो लोग बेरोजगार हुए थे, भाजपा ने वादा किया था और भाजपा ने उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। 12 प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई था, और शराब के गोदाम को बता रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस। लोग धर्म और आस्था के नाम पे बढ़ जा रहे हैं, जात के नाम पे बढ़ जा रहे हैं, पर मिल क्या रहा है? नहीं, आप देखिए, बात बहुत अच्छी कर रहे हैं विकास जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात आप पूर्वांचल में करें जाके, तो वहां तो पूरा मामला ही जातीय समीकरण पर ठहरा हुआ है। ये कहा जाता है जो अच्छे खासे बड़े राजनीतिक पंडित हैं सर, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि पूर्वांचल में जो बड़ी राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, वो भी यहां पर छोटी नजर आती हैं, क्योंकि यहां पर छोटी पार्टियों का ज्यादा वजूद है। उन पार्टियों का, जैसे सुभाषपा है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, इस तरह के जो राजनीतिक दल है, इनका ज्यादा वजूद है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, पंडित कौन होता है? राजनीतिक पंडित, जातीय समीकरणों के जो ज्ञाता है, वो कौन लोग हैं? जो समाजवादी पार्टी और भाजपा की राजनीति करते हैं, वो ही लोग तो बताते हैं। वो पत्रकार, वो मीडिया के लोग, जिनको इन दोनों के बीच में बट के ही अपनी पत्रकारिता तय करनी है। पर सच्चाई तो यह है कि अगर मेरा बेटा बेरोजगार है और उसके आगे भविष्य की चिंता मुझे देखनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 89 से पहले जितने बिजली घर बने थे, जितनी भी फैक्ट्रियां लगी थी, जितनी चीनी मिलती, उनको कौन बेच रहा है, कौन उसके रखरखाव तक नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, इसी के साथ में सत्येंद्र जी और जैन साहब के पास पहुंच रहा हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही विकास जी, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा सर। मैंने देखा, सुनिए पूरी करने दीजिए, मैंने देखा एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टाप चलाते हैं, उन बच्चों से बातें कर रहे थे। 1 घंटा 34 मिनट का वो वीडियो है, मैंने उसमें देखा। जितने भी लोग थे वो किसी न किसी जाति धर्म से इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, पर वो विकास की बात पर, नौकरी के मामले में, सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में वो याद कर रहे थे कि हाँ, 89 से पहले इस देश का कौन लोग चला रहे थे, किस सोच से चल रहा था। और अभी भी कोई सरकार बना ले, पर सच्चाई रहेगी, सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। हमें वोट कम मिले, हमारी हो सकता विधायक ज्यादा ना हो। चलिए, 1989 की जानकारी रखने वाले बच्चे आपको मिल गए, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आप सीधे तौर पर जैन साहब आपके पास पहुंचा। देखिए, विकास जी ने बहुत अच्छी बात की, 7वें चरण में लोग आपको वोट करें, क्यों करें, क्या किया आपने ऐसा? और देखिए, चंद ही घंटे बाकी बचे हैं, अब ऐसे में लगभग फैसला तय मानिए, जनता का मूड जो है वो सेट है। जैन साहब की आवाज नहीं मिल रही। सत्येंद्र यादव जी आपके पास पहुंच रहा हूं यही सवाल लेकर, क्यों जनता वोट करे आपको? देखिए, सत्येंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2012 में माननीय अखिलेश यादव को प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने चुना था, उसके बाद लोगों को लगा कि भाजपा हो सकता है कि माननीय अखिलेश यादव से और बड़े विजन के साथ ज्यादा अच्छा उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। लेकिन हमारे साधु मुख्यमंत्री जी ने, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया। आप बाबा थे, आप साधु थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री बने थे, तो प्रत्येक दिन ऐसा लगता था कि सच में उत्तर प्रदेश में रामराज आएगा। ऐसा लग रहा था अब यूपी में कभी शराब बिकेगी ही नहीं। ऐसा लगता था सब शुद्ध शाकाहारी हो गए उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगता था कि घरों से पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाएंगी। ऐसा लगता था कि महिलाओं को सोना चांदी बटेगा। ऐसा लगता था कि नौजवान को रोजगार अनगिनत तादाद में बटेगा। उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि हेलीकॉप्टर से रुपया गिराया जाएगा। लेकिन ये सब बोगस था, ये नाटक था। जो दिल्ली से नाटक शुरू होता है, जो टीवीसी का विज्ञापन एक जमाने में रात को 12 बजे के बाद चलता था, अब प्रधानमंत्री उसका मंचन खुद करते हैं। वो जो नमक की बात थी, दरअसल डायलॉग जो था वो गलत डायलॉग लिख गया। उन्हें मालूम था कि पिछली बार जब बोल दिया था तो वो उसके लिए कितना जनता में विरोध देखा उन्होंने, तो वो डायलॉग रिपीट करने वाले थे, गलत डायलॉग लिख गया। उसको करेक्शन करते टाइम उन्होंने एक लंबा टाइम लिया, आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। करेक्शन करते हुए टाइम बोला। आप देखिए, कोरोना काल में शराब की दुकानें खुली रही, लेकिन मेडिकल बंद रहे।
उत्तर प्रदेश का ये पाखंड कंक्लूड करें देखिए। सर। इन चोरों से उत्तर प्रदेश निजात पाने के लिए माननीय अखिलेश यादव को चुन लिया है और 10 तारीख को सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी से ही उत्साह का माहौल है। ठीक है लोग सर। जाति और धर्म इन चीजों से उठकर और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, इसके डेवलपमेंट को लेकर, चाहे रोजगार में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे आईटी में हो, एक पढ़े लिखे शिक्षित मुख्यमंत्री को चुनना चाहते हैं। ठीक है। ओवर गणेश नेताओं को नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश ठीक जनता। है, नहीं, इस तरह के शब्द देखिए सत्येंद्र जी, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, इस तरह की बातें नहीं। जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले सीधे तौर पर विकास जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं आखिरी कमेंट के रूप में। आज की इस चर्चा में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप कहेंगे जनता से कि लगातार गिरते मत प्रतिशत में हमें अपने मत अधिकार का भी इस्तेमाल उतनी ही तरीके के साथ करना है जितनी तेजी के साथ हम अपनी बातों को रखते हैं? कचरे से रोजगार, सत्येंद्र जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा आखिरी था, चरण अगर में मैं है गलत सत्येंद्र जी, करूं तो मेरा समाज में विरोध आखिरी होना चरण में चाहिए। सर आखिरी कमेंट है, मुझे लगता है कि सही से हो जाए। विकास जी देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये है कि आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ जवाब देने के लिए। अब आपने सफल किया है, चलिए धन्यवाद। लेकिन जो गुरूर और घमंड समाजवादी पार्टी सरकार में रहते हुए इनके लोगों को था, अभी सरकार नहीं आई है, इनको अभी एहसास हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। चैनल पे बैठ करके जो इनके प्रवक्ता हैं वो अपनी गुंडई और बदतमीजी की हदें पार कर रहे हैं, तो सरकार आएगी तो क्या करेंगे ये लोग? वही बलात्कार, वही लूट, वही डकैती, जो और उसी तरीके से गुंडे खुलेआम घूमेंगे। 5 साल जो लोगों को दर्द दिया है, 5 साल जो के लिए जरूरी है इस बात का, ये बात जरूरी है मुख्यमंत्री जनता के समाजवादी पार्टी को सिरे से खारिज करे। कार्यालय में कितने बार और पूरा होने दीजिए प्लीज। फिर से बैठा है। सुनिए, पूरे आखिरी कमेंट है सत्येंद्र जी, पूरा होने दीजिए, अपील करने कोई दीजिए। आप समस्या नहीं बता जैन पाए साहब होंगे। आखिरी कमेंट, अपील भी जी से जनता से अपनी वोट करना बात चाहिए रखा बढ़ चढ़कर। अरे आखिरी वो कमेंट रोकने वाले तरीके से कहते हैं की एंट्री थी 5 और साल। विकास जी अरे जैन साहब आपको भी कुछ नहीं मिला, गाली आप देते भी हैं। खोए रहे हुए ऐसा हैं। पूर्त व्यक्ति हमने नहीं सत्येंद्र जी देखा। प्लीज, सत्येंद्र जी आवाज बंद करनी पड़ेगी, सत्येंद्र जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए। जैन साहब आखिरी कमेंट, जैन साहब आखिरी कमेंट प्लीज। इनके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए, इनको तो जेल में होना चाहिए। जैन साहब आखिरी कमेंट, जनता से क्या अपील करेंगे मतदान के लिए? देता हो ऐसा धूर्त और कमीना व्यक्ति हमने। जैन साहब सत्येंद्र जी की आवाज थोड़ा कम कीजिए। विकास जी आपके पास पहुंच रहा हूं आखिरी कमेंट के रूप में, जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनमानस इस जनता जनार्दन को फैसला करना है। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह साफ कर देना चाहिए। और आपके सामने दोनों तस्वीर दिख रही है, ये दोनों प्रवक्ता सपा और भाजपा के, यही आने वाला उत्तर प्रदेश अगला होने जा रहा है। अगर आपके हाथ में फैसला है तो बहुत ही जिम्मेदारी से 10 मार्च को अपने घरों से निकलकर एक कौम जो कांग्रेस और भाजपा की सत्येंद्र जी आखिरी कमेंट है सर, आप सीनियर आदमी है, प्लीज आखिरी कमेंट। विकास जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो विकास परक और उन्नत परक जो बातें की है उसमें कोई जुमला फ्रॉड नहीं है। जो हमने किया है वो आगे भी करके दिखाएंगे। और 32 साल से उत्तर प्रदेश की जो बदहाली है उसको सोचिए, अपने बच्चों को, भविष्य को दिमाग में रखिए। और ये जो टीवी पे दृश्य दिख रहा है सपा और भाजपा का, यही है आने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर हो जाएगी। अगर आपने आज ईमानदारी से आदरणीय प्रियंका गांधी जी की बात नहीं सुनी और ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के साथ सिन्हा जी के पास पहुंच रहा हूं, ठीक है, सीन यही है। सिन्हा जी के पास पहुंच रहा हूं। नवलकांत सिन्हा जी आखिरी कमेंट, जनता से क्या अपील करेंगे सर? फाइनल कमेंट आज का, क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है जैन साहब प्लीज, जैन साहब के पास जान करें सत्येंद्र जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आखिरी फेज में जहां पे चुनाव है वहां के सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि किसी ना किसी को जरूर वोट दे, जाके घर से निकले जरूर वोट देने जरूर जाए और ऐसा कैंडिडेट चुने जो देश के लिए फायदेमंद हो, विकास की बात करे, जाति और धर्म की बात ना करे, तो बहुत बेहतर होगा। और निकले जरूर वोट देने, सब लोग प्राथमिकता वोट देने को दें। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आप सभी मेहमानों का अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लेकिन आज ये बड़ी खबर के साथ हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि मयंक जोशी ने आज एक बड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के लिए बड़ा झटका, लेकिन साथ में ये जो सियासी रण की लड़ाई है वो नमक पर आ चुकी है, तेल पर आ चुकी है, घी पर आ चुकी है। लेकिन नमक की और घी की इस लड़ाई में जनता किस तरफ खड़ी होगी ये 10 मार्च के बाद साफ होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।